हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की क्लासेस कैसी लग रही हैं आप लोगों को? कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताना। 3 दिन हमने रिकॉर्डेड क्लासेस जो हैं वो आप लोगों को प्रोवाइड करवा दी है। जैसा कि हमने डिसाइड किया था कि हम वीकली 2 टॉपिक्स कवर करेंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इडियम्स। तो आज इडियम्स की हमारी पहली क्लास होगी जो आप लोगों को बहुत जल्दी मिल जाएगी। ठीक है? चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। और इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मेक श्योर आप डेली ये जो 90 डेज का हमारा अल्टीमेट प्रोग्राम है जिसको हमने स्कोर बूस्टर अल्टीमेट प्रोग्राम कहा है, 90 डेज का ये प्लान है। आप लोग मेरे साथ साथ कंधे से कंधा मिलाकर मेरे साथ चलते रहें और एक भी पेपर स्किप ना करें। आई कैन गारंटी यू कि आप लोगों का स्कोर यहाँ से 200% बूस्ट होगा, 200% बूस्ट होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप इतना डिटेल में मेरे साथ चीज़ों को करें, पेपर को सॉल्व करें, इतना डिटेल में हम चीज़ों को एनालाइज़ कर रहे हैं कि वो कहीं न कहीं से रिपीटेशन ज़रूर होगा, बिलीव मी। अगर आप लोगों ने अब तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, आई मीन कुछ भी नहीं से मतलब अगर आप लोगों का कोर्स अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप रिलीजियसली अगर बिना किसी गैप के, बिना किसी एब्सेंट के अगर इस 90 डेज़ के प्रोग्राम को मेरे साथ डिलिजेंटली कर लेते हैं, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप अपनी ड्रीम जॉब को हासिल कर पाएँ। आप लोगों का स्कोर 100% बूस्ट होगा। ठीक है? चलिए हमारा पहला ईडीएम को लेकर हमारा पहला क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए, स्लिप योर माइंड। स्लिप योर माइंड का मतलब क्या होता है? कॉमन इडियम्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करना बड़ा आसान होता है बच्चों। सिनोनिम, एंटोनिम और आपके वन वर्ड से ज़्यादा ईज़ी होता है। नंबर 1, अगर आप इसके वर्ड्स पर थोड़ा-सा ध्यान दें, अगर आप इसके वर्ड्स पर थोड़ा बहुत ध्यान देंगे, तो आपको इसका मीनिंग समझ में आने लगेगा। और दूसरा, ऑप्शंस जो होते हैं इसके काफ़ी हद तक एलिमिनेट कर पाते हैं आप। एलिमिनेट कर देते हैं तो आपके पास 1 या 2 ऑप्शंस बचते हैं और उसमें से चूज़ करना आसान हो जाता है। स्लिप योर माइंड क्या कहते हैं? अब जब बात करते हैं, अरे मेरे दिमाग से स्लिप हो गया था, भूल गया मैं तुम्हें फ़ोन करना, है ना? मैं ये चीज़ लाना भूल गया, स्लिप हो गया मेरे माइंड से। मतलब भूल जाना चीज़ों को, तो क्या आएगा? फॉरगेट अबाउट समथिंग। आप किसी चीज़ के बारे में भूल गए हैं, आंसर हो गया आपका फॉरगेट अबाउट समथिंग। ठीक है? उसी तरीके से आपका एक इडियम बनता है। ट्राई करते हैं हम कि मिलते-जुलते सब एक साथ कर लें। स्लिप योर टंग या स्लिप माय टंग, योर हो गया, माय हो गया, टंग। ऐसे इसका मतलब क्या है? ज़ुबान का फिसल जाना, बोलते-बोलते आपसे कोई गलती हो जाना। अ, मे माइनर मिस्टेक व्हाइल स्पीकिंग समथिंग। ठीक है? तो अ माइनर मिस्टेक, अ माइनर मिस्टेक इन स्पीच, बोलने में आपकी ज़ुबान फिसल गई, आपने कहा सॉरी इट स्लिप्ड माय टंग, मतलब आई स्लिप्ड माय टंग, मेरी ज़ुबान से निकल गया, मैं ऐसा बोलना नहीं चाहता था या मुझसे बोलने में थोड़ी गलती हो गई, ठीक है? ऐसा कह सकते हैं हम, माइनर मिस्टेक इन स्पीच, ठीक है? अच्छा, पुट योर माइंड एट ईज़ अगर आपको दिखता है, माइंड से रिलेट कर रहे हैं, पुट योर माइंड एट ईज़, ईज़िली समझ में आ रहा है। अपने दिमाग को ईज़ मतलब आराम दो, पुट योर माइंड एट ईज़, अपने दिमाग को थोड़ा आराम दो, थोड़ा इसको शांत रखो, मतलब स्टॉप समवन फ्रॉम वरिंग, किसी को चिंता करने से रोकना। इसका मीनिंग हो जाएगा टू स्टॉप समबडी फ्रॉम वरिंग, चिंता करने से रोकना, या फिर किसी को कॉम्प्लेक्सिटीज में एंटर करने से रोकना। पुट योर माइंड एट ईज, थोड़ा शांति दो दिमाग को, ठीक है? इमीडिएटली थिंक ऑफ समथिंग नहीं है इसका आंसर। कांट थिंक ऑफ एनीथिंग टू से और थिंक अबाउट समथिंग फॉर अ शॉर्ट टाइम। ठीक है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट फील्स लाइक आई मेड, it feels like I made a promise of more than my ability when I promised to complete this worksheet in one day. हम कभी-कभी थोड़ा आवेग में आके, थोड़ा बिना कुछ सोचे समझे जब ऐसे वादे कर देते हैं कि और फिर हमें बाद में लगता है कि कैपेसिटी से ज़्यादा कर दिया, है ना? आपने अपनी कैपेबिलिटी से ज़्यादा काम ले लिया है या ज़्यादा चीज़ों को कर रहे हैं, उसका मतलब क्या है? जितना आप कर सकते हैं उससे ज़्यादा ले लिया। तो एबिलिटी से ज़्यादा काम करने का प्रॉमिस कर दिया। तो बीट माय ब्रेन आउट, बाइट ऑफ मोर देन आई कुड च्यू, और बीट द ड्रम और बर्न अ होल इन माय पॉकेट, बर्न्ड अ होल इन माय पॉकेट। देखो, बर्न अ होल इन माय पॉकेट, पॉकेट में क्या होता है? पैसे, मनी होता है।
पॉकेट में, और होल मतलब छेद होता है, बर्न मतलब जला देना। आपने कभी बड़ों को डाँटते हुए सुना है, आग लगा दी सारे पैसों में, आग लगा दो सारे पैसों में, पता नहीं कहाँ-कहाँ खर्च करते रहते हो। तो इसका मतलब क्या होता है? टू टेम्प्ट समबडी, टू टेम्प्ट समबडी टू स्पेंड मनी। कैसे? बहुत ही जल्दीबाज़ी में, जल्दी से, क्विकली एंड एक्स्ट्रावेजेंटली, ठीक है? क्विकली, जल्दी से, और क्विकली एंड एक्स्ट्रावेजेंटली, मतलब बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करने के लिए किसी को उकसाना, उसका मतलब होता है बर्न्ड अ होल इन माय पॉकेट या योर पॉकेट, ठीक है? बीट द ड्रम का मतलब होता है किसी चीज़ को प्रमोट करना, किसी चीज़ को पब्लिसाइज़ करना, ठीक है? पब्लिसाइज़ करना, लोगों को बताना उसके बारे में, पब्लिसाइज़ करना। ताकि आप क्या करो, और लोगों को भी ये कहो कि आप भी इसको सपोर्ट करो। मुझे कोई बात लोगों तक पहुँचानी है और मैं उनको पर्सुएड भी करूँ कि आप भी इस बात को मानो या इस बात को आगे बढ़ाओ, ठीक है? तो उसका मतलब होता है बीट द ड्रम। बीट माय ब्रेन आउट मीन्स यू आर थिंकिंग वेरी हार्ड, टू थिंक वेरी हार्ड। आपने अपने दिमाग को बहुत ज्यादा काम दे दिया है, यू वांट टू अंडरस्टैंड सम कॉम्प्लेक्सिटीज, ठीक है? यू आर ट्राइंग टू पुट ग्रेट मेंटल एफर्ट इन अंडरस्टैंडिंग समथिंग। कोई बहुत कॉम्प्लेक्स चीज है और आप उस समझने की कोशिश कर रहे हैं, दिमाग पे बहुत जोर डाल रहे हैं। तो बीट माई ब्रेन आउट, बीट माई ब्रेन आउट, उसका ऑपोजिट जो भी आपने देखा था ना, पुट योर माइंड एट ईज, उसका ऑपोजिट हो गया। यहाँ पर आप किसी कॉम्प्लेक्स चीज को समझने की कोशिश करना चाह रहे हैं। बाइट ऑफ मोर देन आई कैन च्यू, बाइट मतलब टुकड़ा और च्यू मतलब चबाना। अगर हम अपने मुंह में अपनी कैपेसिटी से ज्यादा बड़ा टुकड़ा ले लें या खाना ले लें तो हम उसको चबा नहीं पाएंगे। एक बच्चे के मुंह में आप बहुत बड़ा टुकड़ा डाल दें तो उसे चबा नहीं पाएगा। तो उतना बड़ा टुकड़ा डाल दिया जितना हम चबा नहीं सकते, तो उतना काम ले लिया जितना मैं कर नहीं सकती, ठीक है? तो इसका जो आंसर हो गया आपका वो ये है, बाइट ऑफ मोर देन आई कुड च्यू, ठीक है? चलो नेक्स्ट देखते हैं। ऑन इट्स लास्ट लेग्स, देखो यहाँ पर आप कुछ इडियम्स और पढ़ सकते हो बच्चों, कोशिश करोगे तो, ठीक है? देखो हम यहाँ से कुछ वर्ड्स को पकड़ते हैं। अब यहाँ बीट आ रहा है, अब बीट से आपका इडियम है बीट द रैप, बीट द रैप। इस इडियम का मतलब होता है टू एस्केप और अवॉइड पनिशमेंट, टू एस्केप और अवॉइड पनिशमेंट। आपने सीक्रेटली, कनिंगली काफ़ी जो क्राइम किया था, जो आपने जो भी गलत काम किया था, उसकी सज़ा से आप बच गए हैं, उसके पनिशमेंट से आप बच गए हैं, तो उसका मीनिंग है बीट द रैप। मतलब ठीक है, किसी को दोष मुक्त कर देना, उसके लिए वर्ड्स कौन से हैं? मतलब आपको क्या कर दिया? एक्विट कर दिया, एक्विट कर दिया और अब्सॉल्व कर दिया, ठीक है? अब्सॉल्व कर दिया, दोष मुक्त कर दिया, ओके? अच्छा, अब देखो, यहाँ बर्न्ड आ रहा है, बर्न, बर्न से क्या-क्या बन सकता है? बर्न द मिडनाइट ऑयल, बर्न द मिडनाइट ऑयल, क्या मतलब होता है इसका? बर्न द मिडनाइट ऑयल। पहले के टाइम पे क्या होता था, जब लोगों को देर तक काम करना होता था, मान लो उनको उनको डेडलाइन से पहले काम कंप्लीट करना है, लाइट तो होती नहीं थी, तो वो दिए जलाकर, दिए की रोशनी में काम करते थे, पढ़ते थे। अब वही जगह आज लाइट्स ने ले ली है। लेकिन आज के कॉन्टेक्स्ट में भी मुहावरा क्या है? बर्न द मिडनाइट ऑयल, इट मीन्स यू आर स्टेइंग अवेक टिल लेट नाइट, लेट नाइट तक आप जगे हो, या तो यू आर वर्किंग या फिर यू आर स्टडिंग, ठीक है? तो टू स्टे अवेक, टू स्टे अवेक लेट एट नाइट, इसका मीनिंग है टू स्टे अवेक, जागे रहना। कब? लेट एट नाइट, देर रात तक। क्या करते हुए? या तो काम करते हुए या फिर पढ़ाई अपनी करते हुए, ठीक है? अच्छा, बर्न द बोट्स, बर्न से और बनता है बर्न द बोट्स। अब यहाँ पर 2 वर्ड्स मिलेंगे आपको, या तो बर्न द बोट्स होता है या बर्न द ब्रिजेस। बर्न द ब्रिज या बर्न द ब्रिजेस, दोनों मिलेंगे आपको, बर्न द बोट या बर्न द ब्रिजेस। दोनों का मतलब होता है इरिवर्सिबल कमिटमेंट, इम्पॉसिबल टू रिटर्न टू अ प्रीवियस सिचुएशन, ठीक है? एक तो इरिवर्सिबल कमिटमेंट, ठीक है? या आप ये कह सकते हैं इम्पॉसिबल टू रिटर्न,
इम्पॉसिबल टू रिटर्न टू प्रीवियस स्टेट, जो पहले जिस स्टेट में आप थे वहाँ पहुँचना मुश्किल हो, नामुमकिन हो, ठीक है? तो इर्रिवर्सिबल कमिटमेंट मतलब अब वापस नहीं आ सकता वो, ठीक है? जो कमिटमेंट कर दी वो कर दी और आप वापस पुरानी स्टेट तक नहीं आ सकते। कैसे समझेंगे इसको? जैसे मान लीजिए आप देखो वर्ड पर ध्यान दिया करो। ये एक ओशियन है, ये एक वाटर बॉडी है, यहाँ से काफ़ी लोग जो हैं वो अपनी बोट से दूसरी तरफ चले गए। अब यहाँ के इस बोट को बर्न कर दिया। अब क्या ये वापस जा सकते हैं? वापस जहाँ से आए थे वहाँ जा सकते हैं? उसके लिए उनको बोट चाहिए होगी, शिप चाहिए होगी, कुछ ना कुछ चाहिए होगा जाने के लिए। मतलब इर्रिवर्सिबल हो गया अब इनका मतलब इम्पॉसिबल हो गया पुरानी कंडीशन तक, स्टेट तक पहुँचना। ठीक है? तो ये इसका यहाँ पर आंसर है और उसके साथ-साथ हमने काफ़ी सारे जो इडियम कनेक्ट कर सकते थे, वो भी हमने देख लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑन इट्स लास्ट लेग्स, व्हेन समथिंग इज़ ऑन इट्स लास्ट लेग्स, इट मीन्स इट इज़ नियर द एंड और इट्स एक्जिस्टेंस। कोई चीज़ जो अपने अंत समय तक आ गई है, इतनी खराब हो गई है कि अब वो खत्म होने वाली है, मिटने वाली है, मतलब मरने वाली, इतनी जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है। इस तरह का ये इडियम है, ठीक है? तो नियर एंड और एक्जिस्टेंस इसका मतलब है नियर एंड और एग्जिस्टेंस। व्यक्ति के केस में बात करेंगे तो मरने वाला है, किसी चीज़ के बारे में बात करेंगे तो खत्म होने वाली है वो, ठीक है? तो क्या वो लास्ट चॉइस है? अब देखो लेग से रिलेट करके क्या-क्या आ रहा है? लेग से रिलेट इसको कर दिया, क्रीपिंग ऑन लेग्स ये तो होगा ही नहीं और लेग से स्लो मूवमेंट कनेक्ट कर दिया कि धीरे-धीरे चल रहा है, नहीं होगा। लास्ट चॉइस भी नहीं होगा। इन अ बैड कंडीशन, कोई चीज़ इतनी बैड कंडीशन में है, हम कोई भी चीज़ खरीद के लाए, सोफ़ा लाए, अब उसको 15-20 साल आपने यूज़ कर लिया, वो कैसी कंडीशन में आ जाएगा? बहुत ज़्यादा डायलेपिटेटेड, वॉर्न आउट हो जाएगा, उसकी वियर एंड टियरिंग स्टार्ट हो जाती है। जब हम कोई कपड़े पहनते हैं, जीन्स है, आपने उसको 10 साल रगड़ लिया, दागे निकल जाएँगे उसके। ऐसी कंडीशन में आ जाना कि अब वो चीज़ खत्म होने वाली है, उसका एंड नज़दीक आ गया है ना? तो कोई भी चीज़ जो बैड कंडीशन में है, वो कैसी है? डायलेपिडेटेड। जितने वर्ड साथ-साथ आते हैं दिमाग में रख लिया करो। डायलैपिडेटेड है, ऐसी चीज़ रैमशैकल होती है, रैमशैकल है, टम्बल डाउन, डिक्रेपिट, डेरेलिक्ट मतलब उसकी कोई मेंटेनेंस नहीं है, वो खराब होती जा रही है, जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है, जीर्ण-शीर्ण बहुत खराब अवस्था में, इन वेरी बैड कंडीशन, ठीक है? अब कोई चीज़ है जिसको आपने इतना ज़्यादा यूज़ कर लिया, ओल्ड हो गई है वो चीज़, टोर्न हो गई, फट गई है। जैसे कुछ कपड़े हैं मान लो, कपड़े हैं वो ओल्ड हैं, टोर्न हैं, फटे हुए हैं। ऐसे कपड़ों को क्या कहोगे आप? रैग्ड कहोगे, टैटर्ड कहोगे। वो कपड़े खराब हो चुके हैं, वॉर्न आउट हो जाएगा, उसकी वियर एंड टियरिंग हो गई, फ्रेड हो गया, शैबी हो गया, थ्रेडबेयर है। थ्रेड से धागा याद कर लो, थ्रेडबेयर मतलब धागे भी निकल गए अब उसके ऐसी कंडीशन में होना, ठीक है? फ्रेड, शैबी ये सारे वर्ड्स आपको ध्यान रखने, ओके? इतनी जीर्ण-शीर्ण अवस्था में होना। अब देखो ये सब पुरानी अवस्था में है, कोई चीज़ जो बहुत अच्छी कंडीशन में होती है, इन गुड कंडीशन, बहुत अच्छी कंडीशन में है, उसको क्या कह सकते हैं हम? प्रिस्टीन, नया जैसा लगना एकदम, प्रिस्टीन एकदम अच्छी कंडीशन में होना। इन द पिंक, अब कोई एक्सीडेंट के बाद या बीमारी के बाद अब रिक्यूपरेट हो रहा है, रिकवर हो रहा है, इन द पिंक अब वो सही है बिल्कुल अच्छी कंडीशन में। एज़ फिट एज़ अ फिडल, एज़ फिट एज़ अ फिडल बहुत अच्छी कंडीशन में होना। ये सारे आप याद रख सकते हैं अच्छी कंडीशन में होने के लिए, ठीक है? चलिए आंसर हो गया हमारा इन अ बैड कंडीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेस्ट थिंग सिंस स्लाइस्ड ब्रेड, क्या मीनिंग हो सकता है इसका? बेस्ट थिंग सिंस स्लाइस्ड ब्रेड, हुआ क्या था 1920s के आसपास ब्रेड को स्लाइस बनाने की, ब्रेड स्लाइस में इस शेप में कट करने की एक मशीन का इन्वेंशन हुआ था और तब लोगों ने कहा कि इससे बढ़िया तो कोई चीज होती ही नहीं, कितनी शानदार चीज है, क्या आविष्कार है ये, अब हमें स्लाइस्ड ब्रेड खाने को मिलेगी, मतलब ये बहुत एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग चीज थी उनके लिए। तो क्या मीनिंग हो जाएगा इसका? समथिंग टू बी कॉशियस अबाउट, कुछ ऐसा जिसके लिए आपको कॉशियस मतलब आपको विजिलेंट रहने की जरूरत है, चौकन्ना रहने की ज़रूरत है, विजिलेंट होता है हीडफुल। आपको कॉशियस रहने की ज़रूरत है, सावधान रहने की ज़रूरत है। वो ब्रेकिंग न्यूज़ है क्या? रेटेड वेल अमंगस्ट कुक्स है क्या? नहीं, एक्सट्रीमली गुड और इंटरेस्टिंग।
बहुत शानदार होना, बहुत अच्छी और इंटरेस्टिंग चीज़ होना, ठीक है? अच्छा, देखो इसके लिए ना एक इडियम याद रखो, ब्रेक न्यू ग्राउंड, ठीक है? आपका इडियम है ब्रेक न्यू ग्राउंड। ब्रेक न्यू ग्राउंड का मतलब क्या होता है? टू डू समथिंग टू डू समथिंग इनोवेटिव, कुछ बहुत ही इनोवेटिव और क्रिएटिव करना, पुराने ढर्रे को छोड़ के नए तरीके से किसी चीज़ को करना, दैट इज़ ब्रेक न्यू ग्राउंड। ब्रेक न्यू ग्राउंड मतलब कुछ इनोवेटिव करना, कुछ नया करना, ठीक है? अब ब्रेक से क्या-क्या बनता है देखो, ब्रेक अ लेग, ब्रेक अ लेग का मतलब होता है बेस्ट ऑफ लक, किसी को विश करना, किसी को बेस्ट विशेस देना, बेस्ट ऑफ लक बोलना किसी को, ठीक है? ब्रेक द आइस क्या होता है? ब्रेक द आइस होता है किसी को टू मेक समबडी फील रिलैक्स, किसी को रिलैक्स फील कराना, टू एंड द साइलेंस, टू स्टॉप, टू ब्रेक द साइलेंस, चुप्पी को तोड़ना, टू ब्रेक द साइलेंस। कैसे यूज कर सकते हैं हम इस इडियम को? एक पार्टी है जहां मैं गई हूँ और सब अजनबी है, हम सब एक दूसरे को जानते नहीं है, तो इट टेक्स सम टाइम टू नो ईच अदर, और हम बात करना शुरू करें, तो देखा 10-15 मिनट तक सब चुप है और कोई बातचीत कुछ नहीं हो रहा है, तो एक व्यक्ति आया, उसने गेम्स खिलाना शुरू कर दिया, अंतराक्षरी शुरू कर दी, टू ब्रेक द आइस ऑफ दैट पार्टी, मतलब उस साइलेंस को तोड़ने के लिए, लोगों को कंफर्टेबल और रिलैक्स फील कराने के लिए गेम खिलाना शुरू कर दिया। तो ही ब्रोक द आइस बाय स्टार्टिंग अ गेम, ठीक है? तो ब्रेक द आइस का मतलब क्या होता है? चुप्पी तोड़ना, लोगों को रिलैक्स महसूस कराना, ठीक है? ब्रेक से एक इडियम और बनता है, ऑल हेल ब्रोक लूज, ठीक है? ऑल हेल ब्रोक लूज, इसका मतलब होता है सडन क्लैमर, सडन क्लैमर। भाई क्लैमर क्या होता है? शोर शराबा, अफरा तफरी, है ना? एकदम से अगर कन्फ्यूजन की स्टेट आ गई, टर्मोइल आ गया, नॉइस आ रही है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो गया, अफ़रा-तफ़री मच गई, लोग इधर-उधर भाग रहे हैं। दैट मीनिंग इज़ डिनोटेड बाय दिस आई इडियम, ऑल हेल ब्रोक लूज़, मतलब सडन क्लैमर, एकदम से आवाज़ें आने लग जाना, शोर-शराबा आने लग जाना। जैसे कहीं अचानक आग लग गई मान लो, तो क्या होगा? लोग इधर-उधर भागेंगे, क्लैमरस सिचुएशन हो जाएगी, है ना? क्लैमर मतलब, अच्छा क्लैमर मतलब क्या-क्या होता है? क्लैमर के आपको वर्ड्स याद हैं क्या? क्लैमर मतलब क्या-क्या था? अपरोर था, मेहम था, बेडलम था, पैंडेमोनियम था, ठीक है? पैंडेमोनियम, ये सारे वर्ड्स थे। चलिए नेक्स्ट, इसका आंसर क्या हो गया? एक्सट्रीमली गुड और इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, अराउंड द क्लॉक। अराउंड द क्लॉक का मतलब होता है अराउंड द क्लॉक मीन्स कोई ऐसा व्यक्ति जो काम कर रहा है दिन और रात, तो समथिंग दैट इज डन विद इन एन आवर। केवल 1 घंटे की बात हो रही है क्या? केवल 1 घंटे की बात नहीं हो रही भाई, अराउंड द क्लॉक मतलब पूरे दिन पूरी रात, क्योंकि घड़ी जो है दिन रात दोनों का समय बताती है। समथिंग दैट इज डन एट नाइट नहीं, जो कुछ नाइट को घटित होता है उसे क्या कहते हैं? नॉक्टर्नल। नॉकटर्नल का मतलब क्या होता है? समथिंग व्हिच इज़ एक्टिव एट नाइट। जैसे उल्लू एक नॉकटर्नल एनिमल है, स्केबीज़ एक नॉकटर्नल बीमारी है, क्योंकि उसमें रात के समय खुजली की प्रॉब्लम होती है पेशेंट को। तो नॉकटर्नल मतलब एक्टिव एट नाइट। समथिंग दैट इज़ टाइम बाउंड नहीं, समथिंग दैट गोज़ ऑन डे एंड नाइट, यस इसका आंसर हो जाएगा जो दिन-रात चलता है, अराउंड द क्लॉक, ठीक है? अच्छा किसी व्यक्ति ने पूरा दिन काम कर लिया, है ना? तो आपने कहा कि पूरा दिन काम कर लिया, अब काम खत्म कर दो। तो व्हेन यू एंड डूइंग समथिंग उसको क्या कहते हैं? कॉल इट अ डे। कॉल इट अ डे मतलब टू स्टॉप डूइंग समथिंग। आई कॉल इट अ डे, 6 बजे मैंने कहा बस हो गया, अब नहीं पढ़ाऊँगी मैं, लास्ट क्लास हो गई, तो आई कॉल इट अ डे। कॉल इट अ डे मतलब स्टॉप डूइंग समथिंग, ठीक है? किसी चीज़ को करना बंद कर देना। ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट देखो, हैव अ बी इन योर बोनेट। बी का मतलब क्या है? मक्खी। बी मतलब मक्खी। देखो मैंने आपसे अभी भी कहा था ना, इडियम्स भले ही आपने उस इडियम को नहीं पढ़ा हो, थोड़ा-सा वर्ड पर ध्यान देके हमें चीज़ें समझ में आने लग जाती है, और हमारे सामने आँखों के सामने 4 ऑप्शन होते हैं। ठीक है? बी हो गई मक्खी,
और बोनेट, एक तो बोनेट होता है जो आपकी कार में होता है, गाड़ी में आगे, उसको बोनेट कहते हैं। एक बोनेट होता है, आपने कैप देखी है, वो पूरी यहाँ से यहाँ तक ऐसे कवर करती है। जैसे बच्चों की भी बनती है और यहाँ पे नॉट बन जाती है, वो पूरी। और यहाँ पे उसमें प्लेट्स होती हैं, कुछ जगह होती है। अब मान लो अगर किसी की बोनेट में मक्खियाँ हैं, तो वो उसी चीज़ के बारे में सोचता रहेगा ना, हमारे साथ भी तो ऐसा होता है। जब हम हमारे ऊपर कोई मक्खी या कोई चींटी चल जाती है, अब वो हल्का-सा बाल भी कहीं टच करेगा तो हमें लगेगा वो चींटी ही चल रही है, तो सारा ध्यान वहीं रहता है। मतलब आप ऑब्सेसिव हो जाते हो, उस चीज़ के बारे में सोचते रहते हो बार-बार। तो आपको ऑप्शंस क्या दे रखे हैं? देखो, अनेबल टू स्टे एट अ प्लेस फॉर लॉन्ग, आप एक ही स्थान पर लंबे समय तक बैठने के लिए, रुकने के लिए अनेबल हो क्या? हैविंग अ क्रूअल इंटेंशन और ग्रज अगेंस्ट समवन, किसी व्यक्ति के लिए आपके मन में शत्रुता है क्या? ग्रज का मतलब क्या होता है? ग्रज का मतलब होता है रिसेंटमेंट, गुस्सा है क्या? किसी व्यक्ति के लिए आपके मन में रिसेंटमेंट है क्या? और या फिर हॉस्टिलिटी है, एनिमोसिटी है, आपके मन में उसके लिए हेट्रेड है क्या? हेट्रेड है तो एवर्जन है क्या? एवर्जन मतलब डिसइंक्लिनेशन है क्या? गुस्सा है, ठीक है, नफ़रत है क्या आपके मन में उसके लिए? एंटीपैथी है क्या? एनमिटी, एंटीपैथी और एनमिटी, शत्रुता है क्या? एंटीपैथी, चिढ़ है क्या? ठीक है, ये सारे वर्ड्स आप लिख सकते हैं, ग्रज से रिलेट कर सकते हैं, है ना? और टू कीप वरिंग अबाउट योरसेल्फ, आपको केवल अपनी चिंता रहती है, आप अपनी ही चिंता करते रहते हैं, तो आप कैसे हो गए? आप तो सेल्फ सेंटर्ड हो गए, आपको अपनी ही चिंता रहती है तो। क्या कहा जा रहा है? बी प्रीऑक्यूपाइड, आप बिजी हैं बहुत ज्यादा, एंड ऑब्सेस्ड विद समथिंग, बहुत ज्यादा आप एक ही एक चीज के बारे में सोचे जा रहे हैं। बस वो मक्खी, अगर किसी के बोनेट में मक्खी है तो उसी के बारे में सोचता रहेगा, ठीक है? तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? यू आर वेरी वरिड एंड कीप टॉकिंग अबाउट इट, आप किसी चीज के बारे में बहुत परेशान हैं और उसी के बारे में बात करते रहते हैं। घर के बड़ों को देखा है आपने, जनरली दादा दादी, नाना नानी ऐसा करते हैं, एक चीज उनके दिमाग में एक टेंशन आ गई तो वो उसी के बारे में बात करते रहते हैं, क्योंकि वो मक्खी उनको परेशान कर रही है, बार बार वो अब उन लोगों को फोर्स कर रही है कि इसी बारे में सोचो। ऐसा कुछ याद कर लो आप, ठीक है? तो क्या हो जाएगा? बी प्री ऑक्यूपाइड एंड ऑब्सेस्ड विद समथिंग। ऑब्सेस्ड का मतलब होता है आप एक ही चीज के बारे में सोचे जा रहे हैं बार-बार, ठीक है? नेक्स्ट देखो, स्टिक टू वन्स गन्स का मीनिंग क्या होता है? मतलब क्या हुआ, अब जैसे मान लीजिए कोई लड़ने जा रहा है या मिलिट्री की बात करें तो उन्हें क्या सिखाया जाता है? आपके आपके ऊपर चाहे कितना भी बड़ा खतरा हो, स्टिक टू योर गन्स, अपनी गन्स नहीं छोड़नी है। मतलब यू हैव टू बी कमिटेड, यू डोंट हैव टू चेंज योर माइंड, आपको कैसा रहना है? कमिटेड रहना है, समर्पित रहना है, ठीक है? रिफ्यूज टू कॉम्प्रोमाइज, मतलब आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। रिफ्यूज टू कॉम्प्रोमाइज, डटे रहना है, रिफ्यूज टू कॉम्प्रोमाइज, डटे रहना है, ठीक है? तो देखो, गन से रिलेट करके इसने शूट कह दिया, स्ट्रेट अवे काट दो। जहां भी आपको ईडियम के वर्ड मीनिंग से रिलेट करके कोई ऑप्शन मिलता है उसको कंसीडर ही मत करो। जैसे लेग मिल रहा था, ठीक है, तो यहाँ पे गन से शूट ले लिया, ओके। और टू बिकम अ रिबेल, आप क्रांतिकारी बन गए हैं क्या? फिर वही ले लिया। टू रिमेन फेथफुल टू और टू बिकेम अनफेथफुल टू, अनफेथफुल थोड़ी बनना है, फेथफुल बनोगे तभी तो रिफ्यूज करोगे कॉम्प्रोमाइज करने के लिए। आंसर क्या होगा? बी होगा, है ना भाई? अगर मैं किसी के लिए कमिटेड हूँ, किसी के लिए डेडिकेटेड हूँ, समर्पित हूँ, लॉयल हूँ, तो मैं क्या हूँ? फेथफुल हूँ, और मैं किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज करने के लिए मना कर दूंगी, मीन्स आई हैव टू स्टिक टू माई गन्स, ठीक है? अच्छा, गन से ना एक इडियम बनता है, जंप, याद आ रहा होगा आपको, जंप द गन। जंप द गन का मतलब क्या होता है? टू डू समथिंग बिफोर अप्रोप्रिएट टाइम, आप किसी काम को आपने उचित समय से पहले कर दिया है। व्हाई? बट मीन्स विदाउट थिंकिंग केयरफुली, क्योंकि आपने उसके बारे में ध्यान से सोचा नहीं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे कहीं किसी कंपनी में कोई मेल भेजनी है और मुझे बहुत ही इंपॉर्टेंट अटैचमेंट उसमें स्कैन करके अटैच करना था, उसमें जोड़ना था। मैंने मेल तो लिख दी सारी, है ना, उसको एंड भी कर दिया और बिना उस अटैचमेंट को ऐड करे मेल को सेंड कर दिया। तो मतलब मैंने क्या किया? आई जम्प्ड द गन बाय सेंडिंग द मेल वेरी क्विकली, ठीक है, विदाउट अटैचिंग द डॉक्यूमेंट। मैंने उसको डॉक्यूमेंट को अटैच ही नहीं किया और मेल भेज दी, सेंड कर दी। तो वो है जंप द गन, गन से रिलेट करेंगे आप उसको, ठीक है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लास्ट रिजॉर्ट किसको बोलते हैं?
आपने किसी काम को या किसी चीज़ को अचीव करने के लिए, किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए सारे पैंतरे अपना लिए। अब आप क्या कहते हैं, भई अब ये आखिरी रास्ता है। बाकी आखिरी रास्ता कब बोलते हैं, जब व्हाटएवर यू हैव डन हैज़ फेल्ड, आपने जो कुछ भी किया वो फेल हो गया, आपको आपका मनचाहा रिज़ल्ट नहीं मिला, तो क्या कहते हो उसके लिए, ये आखिरी आखिरी पैंतरा है, आखिरी रास्ता है। तो क्या है, लास्ट फ्रेंड है क्या? नहीं। लास्ट राइड है आपकी सवारी? नहीं। लास्ट होटल? नहीं। लास्ट कोर्स ऑफ एक्शन, आखिरी टास्क है ये, और करके देख लेते हैं, हो गया तो ठीक है ना? अच्छा नेक्स्ट देखो, एस इन द होल। एस इन द होल का मतलब क्या होता है? इसके लिए एक इडियम और है, एस अप माय स्लीव्स। एस अप माय स्लीव्स क्या होता है ये? इक्का। जब हम कार्ड्स की बात करते हैं, ताश पत्ते की बात करते हैं, उसमें बड़े पत्ते होते हैं, उसमें सबसे बड़ा पत्ता इक्का होता है। तो जिनको खेलना आता है, वो अपने उन बड़े पत्तों को, स्पेशली इक्को को ऐसे स्लीव्स में दबा के रख लिया, मान लो कि ज़रूरत पड़ेगी तब दिखाऊँगा और मैं गेम को जीत जाऊँगा। तो कोई भी ऐसी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन या कोई भी ऐसी चीज़ जिसको आपने अब तक सीक्रेट रख रखा है, व्हाई? बिकॉज़ व्हेनेवर इट इज़ नीडेड, आप उसका फ़ायदा उठा सको, आप उसका एडवांटेज उठा सको। तो उसको सीक्रेट रखना, किसके लिए? फ्यूचर एडवांटेज के लिए। तो क्या मीनिंग निकलेगा इसका? अ सेकंड चांस टू डू समथिंग, किसी काम को करने का दूसरा रास्ता नहीं, ऑन द पॉइंट ऑफ नहीं, अ लॉट टू डू, बहुत कुछ करना है नहीं, आंसर हो गया हिडन एडवांटेज। ठीक है, अ हिडन एडवांटेज। नेक्स्ट देखो, आफ्टर अ डे लॉन्ग ट्रैक, पूरे दिन की ट्रैक करने के बाद वी वर सो टायर्ड। टायर्ड मतलब आप बहुत एग्जॉस्टेड थे, बहुत थक गए थे। दैट वी वर रेडी टू, इतने थक गए थे कि हम लोग तैयार थे, रेडी थे, काहे के लिए? गो फ्रॉम रैग्स टू रिचेस। रैग अभी देखा था, रैग्ड वर्ड बताया था मैंने आपको, रैग्ड मतलब फटे पुराने कपड़े, तो रैग्स टू रिचेस, रिचेस का मतलब होता है प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी धन। तो गरीबी से अमीर, गरीब से अमीर बनने तक का सफर, ठीक है? तो इसका मतलब क्या हो गया, गरीब से अमीर बनना। ओके, तो क्या ये सेंस दे रहा है क्या कि इतना हम थक गए थे ट्रैक के बाद कि हम लोग रेडी थे गरीब से अमीर बनने के लिए? नहीं। फेस द म्यूजिक का मतलब क्या होता है? बी कन्फ्रंटेड विद द अनप्लीजेंट कॉन्सिक्वेंसेस। बी कन्फ्रंटेड विद अनप्लीजेंट कॉन्सिक्वेंसेस, क्या मतलब हुआ इसका? कॉन्सिक्वेंसेस, अनप्लीजेंट मतलब नेगेटिव परिणाम, ठीक है? और कन्फ्रंट मतलब उसका सामना करने के लिए तैयार रहना। फेस द म्यूजिक, मिलिट्री में जब किसी जवान को किसी गलती पर टर्मिनेट कर दिया जाता था, तो ये उनका एक तरीका होता था ये बताने का कि आपको टर्मिनेट करा, जब वो जाता था अपनी नौकरी को छोड़कर, तो म्यूजिक बजाया जाता था, बैंड बजाया जाता था अलग प्रकार का। बस वहीं से एक इडियम निकल गया, फेस द म्यूजिक। देखो, अगर तुमने ये गलती करी तो फिर तो बी रेडी टू फेस द म्यूजिक। अगर तुमने अभी पढ़ाई नहीं करी तो बी रेडी टू फेस द म्यूजिक। अगर तुमने पापा से झूठ बोला तो फिर बी रेडी टू फेस द म्यूजिक। मतलब आप जो गलत काम कर रहे हो उसके परिणाम के लिए तैयार रहना फिर, ठीक है? यू हैव टू बी रेडी टू फेस द नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ योर रॉन्ग डूइंग, ये उसका मतलब हो जाएगा, ठीक है? हिट द सैक, सैक का मतलब बोरी होता है, और हे का मतलब भूसा होता है। ये इडियम दोनों तरीके से बनता है, हिट द सैक और हिट द हे, ठीक है? याद करो, आज भी गाँव में हम देखें तो किसान थक के भूसे पे ही सो जाता होगा, बोरी पे ही सो जाता होगा, बस वहीं से। किसान इतनी मेहनत करते हैं, उन्हीं लोगों की मेहनत से हमें खाना मिल पाता है, सबसे ज़्यादा मेहनत वही करते हैं। तो थक कर वो बोरी पर सो जाते हैं, भूसे पर सो जाते हैं, तो मतलब थकान के बाद बी रेडी टू गो टू बेड, इसका मतलब क्या है? गो टू बेड, ठीक है? हिट द सैक का मतलब है गो टू बेड, सोने के लिए जाना। इसका मीनिंग है टू गो टू बेड। तो आंसर तो हमारा निकल गया, ट्रैक के बाद हम इतना थक गए थे कि हम रेडी थे सोने के लिए, इसका आंसर है गेट इनटू डीप वाटर। गेट इनटू डीप वाटर, तो देखो, अगर आपको इडियम मिलता है इन हॉट वाटर, वाटर से वाटर मिल रहा है इन हॉट वाटर, है ना? और इन द सूप हो गया, मान लो इन द सूप, ठीक है? टू बी इन अ टाइट कॉर्नर, ये आपके कुछ इडियम्स है, टू बी इन अ टाइट कॉर्नर, ठीक है? इन तीनों का मतलब क्या होता है? इन ट्रबल और डिफिकल्टी।
मुसीबत में पड़ना, इन ट्रबल और डिफिकल्टी। आप मुसीबत में हो। किस-किस का मतलब है? इंटू डीप वाटर एक ही बात है, गेट इंटू डीप वाटर, इन हॉट वाटर, इन द सूप और टू बी इन अ टाइट कॉर्नर। मैंने कहा तो तुमने झूठ बोला है ना, इट विल लीव यू इन अ टाइट कॉर्नर या यू विल बी इन अ टाइट कॉर्नर। तुम परेशानी में पड़ जाओगे, मुसीबत में पड़ जाओगे। इन सब का मतलब होता है इन ट्रबल। ठीक है? और अगर आपको इडियम दिखता है बी इन डोल्ड्रम्स। बी इन डोल्ड्रम्स का मतलब होता है डिप्रेशन में होना। आपकी प्रोग्रेस रुक गई है, आप स्टेबल हो गए हो, है ना? स्टेबल हो गए हो, स्टैग्नेंट हो गए हो, इनएक्टिविटी एंड डिप्रेशन, नो प्रोग्रेस कैन बी सीन, ठीक है? इन द डोल्ड्रम, बी इन द डोल्ड्रम और इन द एयर, यहाँ पर द लिख लें। इन द एयर, कोई भी चीज़ इन द एयर आप कब कहेंगे? व्हेन इट इज़ अबाउट टू हैपन, कोई चीज़ जो होने वाली है, अबाउट टू हैपन, जो बस होने ही वाला है, घटित होने ही वाला है, उसको कहते हैं अबाउट टू हैपन। कोई चीज़ जो घटित होने वाली है, समथिंग दैट इज़ अबाउट टू हैपन, उसके लिए वन वर्ड होता है इमिनेंट। इमिनेंट मतलब बस जो घटित होने ही वाला है ना? होने ही वाला है। और एमिनेंट क्या होता है? एमिनेंट पर्सनैलिटी मतलब एस्टीम्ड, ऑनर्ड, बहुत ग्रेट पर्सनैलिटी, ठीक है? ऑगस्ट, रेस्पेक्टेड, ये प्रसिद्ध मतलब प्रोमिनेंट, प्रसिद्ध के केस में आता है, ठीक है? अभी इन द से बहुत सारे बनते हैं, देखो इन द एयर, इन हॉट वाटर, इन द सूप, इन टाइट कॉर्नर। ऐसे ही अगर आपको मिले इन द रेड, अगर आपको इडियम दिखता है इन द रेड, तो इन द रेड का मतलब क्या होता है? इन द रेड का मतलब होता है यू आर स्पेंडिंग मोर मनी दैट यू आर अर्निंग। जितना पैसा आपके पास आ रहा है ना, उससे कहीं ज़्यादा आप खर्च कर रहे हो, ठीक है? इन द रेड पासबुक होती है, बैंक की पासबुक, उसमें जब आपका पैसा जो आप खर्च करते हो, वो ज़्यादा हो बजाय इसके जितना आप कमाते हो, तो फिर आप डेट में चले जाते हो, तो रेड रेड से लिखा आता है कि भई इतना आपका बकाया है बैंक के ऊपर, है ना? तो इन द रेड मतलब रेड कलर से लिखा हुआ आता है, मतलब मैं कमाने से ज़्यादा पैसा जितना कमाती नहीं हूँ, उससे ज़्यादा खर्च कर रही हूँ, ठीक है? अच्छा, इसका मतलब व्यक्ति गरीब होता जा रहा है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? टाइटन वन्स बेल्ट, ठीक है? टाइटन वन्स बेल्ट। अब डेट में आ गया, कर्जे में आ गया, पैसा है नहीं, तो टाइटन वन्स बेल्ट मतलब खर्चे कम कर लो। टाइटन योर बेल्ट, अपने पापा, दादाजी इनकी नोटिस करना, इनकी जो पॉकेट हुआ करती थी वो यहाँ होती थी कमर पे, जहाँ बेल्ट बनती है ना, एक सीक्रेट पॉकेट जिसमें वो पैसे रखते थे। तो बेल्ट को टाइट कर लेंगे तो पैसे निकलेंगे नहीं, मतलब खर्चे को कम करना। खर्चे को कम करने के लिए वर्ड अपने पास होता है रिट्रेंच। रिट्रेंच योर एक्सपेंसेस मतलब खर्चे कम कर दो, पैसे कम खर्च करो, है ना? और याद करो, किसी को उकसाना कि तुम बहुत ज्यादा पैसे खर्च करो, उसके लिए इडियम कौन सा था? बर्न अ होल इन द पॉकेट, बर्न अ होल इन द पॉकेट, ये आपका इडियम था, ठीक है? तो इन द रेड, टाइटन वंस बेल्ट मतलब अपनी स्पेंडिंग को रिड्यूस कर लो। अच्छा, अगर हमारे पास इतना ही पैसा है कि केवल सर्वाइव करने लायक है, खाना खा लिया बस, इसके अलावा एक्स्ट्रा हम कुछ खर्च नहीं कर पा रहे हैं, उसके लिए इडियम क्या होता है? मतलब इतना ही पैसा है सर्वाइवल के लिए, तो कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर, मतलब ज़्यादा पैसा नहीं है सर्वाइवल के, जितना ही पैसा है मतलब पैसा तो अभी भी कम ही है, ठीक है? अच्छा देखो यहाँ पे क्या आ रहा है? इन द रेड, इन द रेड का मतलब क्या था? कि आप अपनी कमाई से ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हो। रेड से कुछ इडियम्स बनते हैं। रेड से आप देखो, रेड हियरिंग अगर आपको दिखता है, ये एक फिश का नाम होता है। इसका मतलब क्या होता है? मिसलीडिंग। अगर मैंने कहा रेड हियरिंग स्टेटमेंट, मतलब उसने वो स्टेटमेंट दिया था हमारे ध्यान को भटकाने के लिए, हमें गुमराह करने के लिए, तो मिसलीडिंग होता है रेड हियरिंग का मतलब, रेड हियरिंग। और रेड लेटर डे क्या होता होगा? रेड लेटर डे, रेड लेटर में डे मतलब वेरी इंपॉर्टेंट डे। कैलेंडर में जितने इंपॉर्टेंट डेज हैं, जैसे इंडिपेंडेंस डे है, 15 अगस्त, 26 जनवरी, ये सब रेड से लिखे हुए आते हैं, तो रेड लेटर डे मतलब वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट और डे इन योर लाइफ, जो कि मेमोरेबल रहने वाला है, ठीक है? बहुत ही इम्पोर्टेंट डे, रेड लेटर डे, इम्पोर्टेंट एंड मेमोरेबल डे। और अगर आपको रेड से मिलता है पेंट द टाउन रेड, पेंट द टाउन रेड, अब इसका मीनिंग क्या होगा? बस सुन ले, इसका मीनिंग होता है टू सेलिब्रेट समथिंग, सेलिब्रेटिंग समथिंग ऑस्टेंटिशियसली एंड एक्स्ट्रावेजेंटली, बहुत पैसा खर्च करके किसी का उत्सव मनाना, खुशी मनाना, सेलिब्रेट करना। मैंने कहा 10 साल के बाद फला फला घर में एक बच्चे का जन्म हुआ है, तो दे आर
रेडी टू पेंट द टाउन रेड, मतलब वो लोग बहुत जोरों-शोरों से इसका सेलिब्रेट कर रहे हैं इस चीज़ को, बहुत पैसा खर्च करके सेलिब्रेट करना, ये इसका मीनिंग हो जाता है, ठीक है? तो रेड से कई सारे इडियम्स आपको याद हो गए, ठीक है? चलो नेक्स्ट देखते हैं। ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब क्या होता है? ब्लैक एंड व्हाइट मतलब कोई भी चीज़ जो या तो प्रिंटेड है या फिर लिखित में है, तो इन राइटिंग या तो वो लिखित में है या फिर वो राइटिंग में है, ठीक है? ये इसका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो देखो डाउटफुल हो क्या आप किसी चीज़ को लेके? डाउटफुल मतलब शक है क्या आपको? डाउटफुल हो मतलब अनसर्टेन हो। फ़ॉल्स इन्वेंशन है क्या? या इन डिस्प्यूट आप झगड़े में हो किसी के साथ। आंसर हो गया हमारा इन राइटिंग। झगड़े में होने के लिए हमारे पास है इडियम एट लॉगर हेड्स। एट लॉगर हेड्स मतलब इंडिया एंड पाकिस्तान आर यूजुअली एट लॉगर हेड्स, मतलब ये दोनों कंट्रीज हमेशा किस पे रहते हैं? झगड़े में ही रहते हैं, ठीक है? अच्छा, ऐसा फियर्स कंपटीशन उसके लिए क्या आता है? डॉग ईट्स डॉग, इसका मतलब क्या होता है? फियर्स कंपटीशन। फियर्स कंपटीशन मतलब एक दूसरे को मरने के लिए मारने के लिए तैयार, लेकिन जीतना है, बहुत वाइल्ड कंपटीशन। इसका मतलब उन लोगों के बीच में क्या है होगा? झगड़े की कोई ना कोई जड़ तो होगी ना, तो उसको क्या कहते हो? बोन ऑफ कंटेंशन। बोन ऑफ कंटेंशन मतलब झगड़े की फसाद, ठीक है? कॉज ऑफ फाइट, और उसी के लिए होता है एपल ऑफ डिस्कॉर्ड। इन दोनों का मतलब क्या होता है? झगड़े की जड़, झगड़े का कारण, बोन ऑफ कंटेंशन। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा कि उनके दादाजी की ये प्रॉपर्टी, दिस प्रॉपर्टी हैज बिकम द बोन ऑफ कंटेंशन अमंग दीज फोर ब्रदर्स। इन चारों के बीच में झगड़े का जो कारण है वो क्या बन गया है? बोन ऑफ कंटेंशन क्या बन गया है? उनकी प्रॉपर्टी। तो एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड भी हो जाएगा। अच्छा, एप्पल से एक इडियम बनता है दूसरा, एप्पल से ही बनता है एप्पल ऑफ माई आई। एप्पल ऑफ माई आई का मतलब बहुत ही आपको प्रिय होना, बहुत ही प्रिय होना। जैसे यू आर द एप्पल ऑफ माई आई, तुम मेरी आंखों के तारे हो। आंखों का तारा बोलते हैं ना, आंखों का तारा मतलब बहुत प्रिय होना, तो एप्पल आता है उसके लिए। अब जैसे लड़ाई झगड़ा तो हो गया, लड़ाई की जड़ भी हो गई। अब मान लो दो लोगों ने अपने 15-20 साल के झगड़े को खत्म कर दिया और दोबारा से दोस्त बन गए, तो उन लोगों ने क्या करा? उन लोगों ने क्या करा? बरी द हैचेट। बरी द हैचेट। देखो हैचेट का मतलब होता है टूल्स जिनसे वो लड़ते थे, और बरी का मतलब होता है दफनाना। तो उन दोनों ने अपने अपने टूल्स को दफना दिया, एंड दे हैव एंडेड द कॉन्फ्लिक्ट एंड दे हैव बिकम फ्रेंड्स अगेन। लड़ाई झगड़ा खत्म कर दिया और दोबारा से दोस्त बन गए, ठीक है? चलो नेक्स्ट देखो। लूज हार्ट का मतलब क्या होता है? यू फील डिस्करेज्ड। यू फील डिस्करेज्ड, आपको यकीन ही नहीं है कि आप कुछ कर सकते हो। लूज हार्ट कहते हैं ना भाई, डोंट लूज हार्ट, देयर विल बी प्लेंटी मोर चांसेस ऑफ प्रोग्रेस इन योर लाइफ। और भी बहुत सारे चांसेस आएंगे, प्रमोशन के आएंगे। हिम्मत क्यों हार रहे हो? दिल मत हारो। दिल हारना टू फॉल इन लव, हिम्मत हारना डिस्करेज फील करना। टू बिलीव इन योर सक्सेस, नहीं विश्वास तो हो ही नहीं रहा, लूज हार्ट नहीं। टू गेट सक्सेस बाय बिलीविंग इन योरसेल्फ नहीं। टू बी सस्पिशियस ऑफ योर सक्सेस, आपको संदेह है क्या? आप सस्पिशियस डाउटफुल हो क्या? डाउटफुल के लिए नहीं आ रहा, आपने खुद पे भरोसा करना ही बंद कर दिया, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? टू स्टॉप बिलीविंग दैट यू कैन सक्सीड, ठीक है? देखो, अगर आपको ऐसे मिलता है ना, केवल लूज द हार्ट, लूज द हार्ट हो या माय हो जाए, हर हो जाए, तो इसका मतलब क्या होता है? टू फॉल इन लव। टू फॉल इन लव, क्योंकि ईडियम में आप कुछ चेंजेस नहीं कर सकते, ये लूज हार्ट ही रहेगा, इसमें आर्टिकल नहीं आएगा बीच में। लेकिन मान लो मैंने कहा दे बोथ लॉस्ट देयर हार्ट्स एट कॉलेज, दे बोथ लॉस्ट देयर हार्ट्स एट कॉलेज, उन दोनों ने मतलब उन दोनों के बीच में प्यार हुआ कब? कॉलेज में। तो द आ रहा है फिर वहां पर बीच में, ठीक है? तो हार्ट से ना, हार्ट मिसेस अ बीट, एक ईडियम बनता है, हार्ट मिसेस अ बीट। अब दिल धड़कता है, अपनी रफ्तार से धड़कता रहता है, ठीक है? लेकिन किसी चीज़ को देख के कहता है ना, मेरे दिल की धड़कन रुक गई थी। मतलब आप इतना ज़्यादा स्तब्ध रह गए किसी चीज़ को देखकर या सुनकर, मतलब स्टार्टल्ड, यू हैव बिकम स्टार्टल्ड एंड सरप्राइज्ड, शॉक्ड। स्तब्ध रह गए आप, हक्के-बक्के रह गए। तो क्या होगा? हार्ट मिसेस अ बीट, के दिल की धड़कन रुक गई थी मेरी एक बार तो ये सुन के या देख के, तो आपको बहुत आश्चर्य हुआ था, ठीक है? नेक्स्ट देखो, पुट इन माइंड,
पुट इन माइंड का मतलब है कि भई प्लीज़ पुट इट इन माइंड, याद रखना इस बात को, है ना? भूलना नहीं। तो पुट इन माइंड मतलब टू रिमाइंड, याद दिलाना, टू रिमाइंड, ठीक है? टू रिमाइंड। कोई चीज़ जो आपको किसी और चीज़ की याद दिलाती है, उसको क्या कहते हैं? निशानी कहते हैं ना? ये क्या होता है? मोमेंटो, निशानी। कोई ऐसी चीज़ जो आपको किसी पल की, किसी चीज़ की याद दिलाती है। आप कहीं जाते हो तो वहाँ का कोई सोवेनिर लेकर आते हो, मोमेंटो लेकर आते हो। जैसे आप आगरा गए तो ताजमहल, छोटा-सा ताजमहल, ये एक ट्रेंड नहीं था कि जो कोई भी जाता था लेके आता था, तो वो लेकर आना, है ना? वहाँ की निशानी लेकर आना, सोवेनिर हो गया। डॉग ईट डॉग, देखो अभी-अभी बताया था आपको मैंने, डॉग ईट डॉग मतलब क्या है? रूथलेसली कॉम्पिटिशन, बहुत ही फियर्स कॉम्पिटिशन। ठीक है? बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होना। आप बहुत कैलकुलेटिव हो क्या? कैलकुलेटिव मतलब हर चीज़ को सोच समझ के, पूरा एस्टिमेट करके, रीज़निंग लॉजिक के साथ काम करते हो क्या? कैलकुलेटिव हो क्या? टिट फॉर टैट मतलब जैसे को तैसा, जैसे को तैसा, जैसा करोगे वैसा भरोगे। और लाइक माइंडेड पीपल कनेक्ट बेटर, बिल्कुल ठीक बात है वैसे तो ये। एक जैसे विचारधारा के लोग जो है ज़्यादा जल्दी कनेक्ट करते हैं एक-दूसरे के साथ। मतलब 2 लोगों का कैसा होना? सिमिलर होना। तो चलो एक काम करते हैं, सिमिलर के लिए कुछ इडियम्स देखते हैं अपन, है ना? कौन-कौन से हैं? लाइक टू पीस इन अ पॉड। पॉड होता है ये मटर का छिलका होता है ना ऐसे, और इसके अंदर पीस होते हैं, मटर होते हैं, तो पॉड उसको कहते हैं जो उसका छिलका होता है ना? कट फ्रॉम द सेम क्लॉथ होता है, ठीक है? जैसे एक इडियम है, बर्ड ऑफ सेम फेदर, बर्ड्स ऑफ सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर, ठीक है? पहले देख लें ये सारे, बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर, या बर्ड्स बर्ड्स ऑफ अ फेदर भी आ सकता है। अ चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, अ चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, इन सब का ना मिलता-जुलता मीनिंग है। बी इन द सेम बोट, बी इन द सेम बोट, ठीक है? एंड बी ऑन द सेम वेवलेंथ, टू बी ऑन द सेम वेवलेंथ। ये सब आपको कहीं पर भी दिख जाएँ, सबका मिलता-जुलता मीनिंग है, मतलब एक जैसा होना। कहते हैं ना, एक ही थाली के चट्टे-बट्टे होना, एक ही जैसा होना, वो सारे, ये सारे जो इडियम्स हैं ये मीनिंग दे रहे हैं। अ चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक का थोड़ा-सा अलग है कि चाइल्ड हू इज़ सिमिलर टू देयर पेरेंट्स, इसका मीनिंग क्या है? इस वाले का, इसका है चाइल्ड जो कि कैसा है? सिमिलर, चाइल्ड सिमिलर टू पेरेंट्स। पेरेंट्स के जैसा दिखना तो है, तो ये भी सिमिलर ना, पेरेंट्स के जैसा दिखना मतलब रिज़ेम्बल, रिज़ेम्बल मतलब शक्ल मिलना। वी आर इन द सेम बोट भई, वी आर इन द सेम सिचुएशन, सेम कंडीशन, सिमिलर ही फ़ील कर रहे हैं, सेम वेवलेंथ है ना, एक जैसे लोग। अच्छा, एक जैसे लोगों का जो ग्रुप होता है ना, ग्रुप ऑफ पीपल हैविंग हैविंग सिमिलर इंटरेस्ट एंड दे डोंट अलाउ एनीबॉडी टू जॉइन दैट ग्रुप, ऐसी मंडली को क्या कहा जाता है? कोठरी, COTERIE, ये एक मंडली होती है ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल जिनके शेयर्ड इंटरेस्ट कैसे होते हैं? सेम होते हैं बिल्कुल, ठीक है? कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लोइंग स्मोक। ब्लोइंग स्मोक का मतलब होता है टू लाई, झूठ बोलना, टू मिसलीड, गुमराह करना, ठीक है? मिसलीड, डिसीव करना, धोखा देना, धोखा देना। तो टू टीज़ समवन रिलेंटलेसली, आप किसी को टीज़ कर रहे हैं, परेशान किए जा रहे हैं क्या? टू हाइड समथिंग, किसी चीज़ को छुपा देना, हाइड मतलब डिस्गाइज़ होता है, कंसील होता है, किसी चीज़ को छुपा देना। टू बर्न समथिंग इम्पोर्टेंट, किसी चीज़ को जला ही दिया, तो देखो स्मोक से कनेक्ट करा किसको? बर्न को, है ना? स्मोक से, इसको तो बिल्कुल ही काट दो। टू लाई, टू परप्लेक्स अदर्स, परप्लेक्स का मतलब क्या होता है? बेम्यूज़, किसी को परेशान करना, बैफल, किसी को कन्फ्यूज़ करना, फ्लमॉक्स, ठीक है? ये सारे वर्ड्स हो जाएँगे बेम्यूज़, बैफल, कन्फ्यूज़,
ठीक है? फ्लेमोक्सिसु कन्फ्यूज़ करना, बिल्कुल झूठ बोला जा रहा है ताकि उस व्यक्ति को आप धोखा दे सकें, उसको मिसलीड कर सकें, इसलिए झूठ बोला जा रहा है। आंसर हो गया आपका डी, ठीक है? अच्छा, जब हम किसी को धोखा देने के उद्देश्य से इधर-उधर की बातें करते हैं, झूठ बोलते हैं, तो बीट अराउंड द बुश हो सकता है ना? है ना? तो बीट अराउंड द बुश, बीट अराउंड द बुश मतलब इधर-उधर की बातें करना। व्हाई? टू हाइड द ट्रुथ, टू हाइड द ट्रुथ बिकॉज़ यू डोंट वांट टू स्पीक डायरेक्टली। बीट अराउंड द बुश जिसके लिए वर्ड है 2 देखो, प्रीवैरिकेट एंड सर्कमलोक्यूशन। सर्कमलोक्यूशन सीधी बात ना करना, घुमा-फिरा कर बातों को करना क्योंकि आप किसी को गुमराह करना चाहते हैं, कन्फ्यूज़ करना चाहते हैं। पापा ने आपसे 10,000 रुपए का हिसाब माँगा जिनको आप खर्च कर चुके हैं, अब आप डर रहे हैं बताने से तो आप इधर-उधर की बातें करेंगे, पापा को बातों में फँसाने की कोशिश करेंगे तो यू विल स्टार्ट बीटिंग अराउंड द बुश। पुलिस वाले ने थीफ से कहा 1 घंटा हो गया तुमसे इंटरोगेशन करते-करते, नाउ स्टॉप प्रिवैरिकेटिंग, स्टॉप बीटिंग अराउंड द बुश एंड टेल मी द ट्रुथ। टेल मी द ट्रुथ मतलब सीधे मुद्दे पर आओ। मुद्दे पर आने के लिए कौन-सा इडियम है? मुद्दे पर आने के लिए इडियम है, इधर लिख रही हूँ, कट टू द चेज़, कट टू द चेज़ मतलब डायरेक्टली कम टू द पॉइंट, डायरेक्टली कम टू द पॉइंट, सीधे मुद्दे की बात करना, सटीक सीधी बात करना, ठीक है? अच्छा, स्पीक विद अ फोर्क्ड टंग भी यही होता है? स्पीक विद द फोर्क्ड टंग मतलब आप बातों को घुमाना चाह रहे हैं डिसऑनेस्ट वे में क्योंकि आप चाहते हैं सामने वाले को मिसलीड करना। एंड लाई थ्रू योर टीथ, देखो लाई थ्रू योर टीथ एक इडियम है, लाई थ्रू योर टीथ। हालांकि इसका मतलब क्या होता है, आप ऐसे झूठ बोलते हैं, मतलब ऐसे झूठ बोलना विदाउट हेजिटेशन, विदाउट रिमोर्स, ब्लेटेंटली। कैसे? टू लाई ब्लेटेंटली। कौन होता है ब्लेटेंट? ब्लेटेंटली जो लगातार मेरे साथ जुड़ा हुआ है उसको बिल्कुल ये लिंक और कनेक्शन समझ में आता होगा। ब्लेटेंट क्या है? बोल्ड, ऑडेशियस, ब्लेटेंट, ब्रेज़न, है ना? रिमोर्सलेस है, उसे कोई पछतावा नहीं होता। बिल्कुल खुलेआम झूठ बोलेगा, खुलेआम दंगा करेगा, खुलेआम खराब काम करेगा। तो ब्लेटेंटली, रिमोर्सलेस, है ना? बोल्डली, तो कैसे झूठ बोलना? सफेद झूठ बोलना एकदम, बिल्कुल डर ही नहीं लग रहा। लाई थ्रू योर टीथ, ठीक है? तो लाई थ्रू योर टीथ। अब क्या किया जाता है भई, इस तरह का क्यों करेगा कोई? किसी को धोखा देने के लिए? किसी को धोखा देने के लिए करेगा ना ये सब काम, झूठ बोलेगा डिसीव करने के लिए। तो मतलब क्या करेगा? सटरफ्यूज। धोखा देना मतलब सटरफ्यूज और इसी के लिए वर्ड कौन-सा है? हुडविंक, हुडविंक। हुडविंक का मतलब क्या होता है? ये कैसे निकला है देखो ये इडियम। मेले लगते थे पहले, अब ठंड के समय मेला लगा और जैकेट पहना जिसमें हुड होती है ना टोपी जिसको आप ठंड में लगा लेते हैं। अब 2-3 लोगों की मंडली है चोरी करने वालों की, तो उनमें उनमें से एक ने कहा कि भई एक व्यक्ति क्या करेगा, उसकी हुड को ऐसे उस इंसान के आगे लाएगा जिसका सामान चोरी करना है। जैसे ही वो हुड उसकी आँखों के सामने आएगा, उसकी आँखें पलक झपक जाएगी, विंक हो जाएगी, धोखा दे दिया और वो उसका सामान या चेन या पैसे लेके भाग गया। तो हुड विंक का मतलब क्या है? धोखा देना। धोखा देना मतलब सटरफ्यूज, ठीक है? सटरफ्यूज एंड हुडविंक। तो आपने क्या किया? पुल द वूल ओवर वन्स आइज़। देखो, क्या निकला? पुल द वूल ओवर वन्स आइज़। ये हुडविंक थी, ऊन की थी, इसी से ऊन को कनेक्ट कर लो। उसने क्या करा? उसकी आँखों के सामने उस वूल को, ऊन को लेकर आ गया, मतलब धोखा दे दिया। आँखों में धूल झोंकना, डोंट ट्राई टू पुल द वूल ओवर माय आइज़, मुझे धोखा देने की कोशिश मत करो, है ना? मेरा ध्यान भटकाने की कोशिश मत करो, मेरी आँखों में धूल झोंकने की कोशिश मत करो। तो पुल द वूल ओवर वन्स आइज़, है ना? प्ले इट बाय ईयर भी होता है इसके लिए, प्ले इट बाय ईयर। ये सब मिलते-जुलते एक साथ याद करोगे तो याद हो जाएँगे, ठीक है? एंड स्पिन अ यार्ड, स्पिन अ यार्ड और स्टैब इन द बैक, पीठ में छुरा घोंपना, बीट्रे करना, धोखा देना। स्टैब का मतलब क्या होता है? स्टैब का मतलब होता है किसी नुकीली चीज़ से वार करना। किसी नुकीली चीज़ से वार करना तो पीठ में छुरा घोंपना। कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो डबल क्रॉस करता है ना? डबल क्रॉस करना, धोखा देना।
ओके। स्पिन अ यार्ड जो है ना बेसिकली यूज़ होता है फ़ॉल्स नैरेटिव के लिए। आप झूठी-झूठी कहानियाँ सुना रहे हैं। स्पिल द यार्ड का मतलब है फ़ॉल्स नैरेटिव, झूठी कहानियाँ सुनाना, किसी को गुमराह करने के लिए, ठीक है? एंड डबल क्रॉस करना और पीठ में छुरा घोंपना, ठीक है? और देखो, और ईडियम में मिलता-जुलता सेल डाउन द रिवर, वही किसी को धोखा देना, मिसलीड करना। अच्छा देखो रेड हियरिंग पढ़ा था ना, रेड हियरिंग का मतलब क्या था? रेड हियरिंग स्टेटमेंट मतलब गुमराह करने के लिए, डिसीव करने के लिए मिसलीडिंग स्टेटमेंट। सेल डाउन द रिवर हो गया, है ना? और स्नेक इन द ग्रास, स्नेक इन द ग्रास। स्नेक इन द ग्रास किसको बोलते हैं? आप ऐसे पर्सन को जो आपको आपके पीछे से धोखा देता है। स्नेक इन द ग्रास मतलब आस्तीन का सांप कह सकते हैं, जो आपको धोखा देता है, बिट्रे करता है, उसी के लिए वाइपर इन वन्स बॉसम, ठीक है? यहाँ लिख रही हूँ वाइपर इन वन्स बॉसम। देखो, बॉसम का मतलब होता है छाती, सीना होता है ना? छाती। और वाइपर का मतलब एक वेनेमस साँप है। इसका इसकी जो स्टोरी है क्या है कि एक बार एक फार्मर है ना, बहुत ठंड थी और वहाँ पर एक ज़हरीला साँप था जिसका नाम वाइपर है। उस साँप को ठंड बहुत लग रही थी, तो उस किसान ने क्या करा, जस्ट फॉर द सेक ऑफ ह्यूमैनिटी एंड हेल्पिंग इट, उसने उसको उठा के ऐसे अपनी छाती पे रख लिया, ऐसे लेट गया, ताकि उसे ठंड ना लगे, उसको ठंड से बचाने के लिए, और वो तो ज़हरीला था, उसने उसको छाती पर काट लिया। तो अगर मैं अपने किसी ऐसे व्यक्ति को दोस्त मानकर अपने आस-पास रखती हूँ एंड मानती हूँ कि वो मेरा कॉन्फिडेंट है ना? मेरा कॉमरेड है, मेरा साथी है, लेकिन वो तो आस्तीन का साँप है, तो उसके लिए क्या है? स्नेक इन द ग्रास और वाइपर इन वन्स बॉसम, ठीक है? तो वो कैसा व्यक्ति है भई? ट्रीचरस है, ट्रीचरस है, ट्रीचरस पर्सन आपके आस-पास जो है, ठीक है? तो ये सारे के सारे इडियम्स किसके लिए होते हैं? धोखा देना, मिसलीड करना, झूठ बोलना, आँखों में धूल झोंकना, इसके लिए, ठीक है? चलो आज अपन इस क्लास में इतना ही करते हैं, बाकी की इडियम्स अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आई होप आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह से इडियम्स याद हो रहे हैं, और अब मैं भी देखती हूँ अगर आप मेरे साथ लगातार डेली क्लासेस कर रहे हैं, तो कैसे आपका जो स्कोर है वो बूस्ट नहीं होगा और आपको कैसे नहीं मिलते इडियम्स, ज़रा देखते हैं। ज़रा आपने अपने जो एक्सपीरियंस है क्लास को लेकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इन सारे वीडियोज़ को पहुँचाएँ, ताकि उन लोगों का भी अंग्रेज़ी भाषा को लेकर, है ना, ये डर खत्म हो। ठीक है? तो बने रहिए आप लोग मेरे साथ, मेरा मोटिवेशन बढ़ाने के लिए, साथ-साथ इस जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। थैंक यू सो मच। शेयर द वीडियो डेफिनिटली प्लीज़। ठीक है? थैंक यू सो मच। टेक केयर, स्टडी हार्ड। नमस्ते।